राजवंश आएंगे। छोटे छोटे का मतलब कि अब कोई उस तरह का विस्तृत मौर्य की तरह नहीं आएगा जो पूरे भारत को जोड़ सके। जैसे ही मौर्य राजवंश खत्म होता है, फिर ये कई सारे क्षेत्र जो होते हैं मौर्य के अंदर, वो सब अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, बहुत सारे। जैसे अशोक ने कलिंग को जीता था, तो कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। वहां का शासक आएगा खारवेल, वो प्रतापी शासक रहता है, वो कहता है मुझे मगध में नहीं रहना, अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। ऐसे ही आपका उत्तर पश्चिम की तरफ होगा, पाकिस्तान वाले एरिया में, वहां के शासन अलग हो जाएंगे, है ना। मतलब बढ़ जाएगा, कई सारे छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ढेर सारे आपको राजवंश देखने को मिलेंगे मौर्य काल के बाद, जिसमें से आपको पुष्य भूति वंश दिखेगा, शक दिखेंगे, कुषाण दिखेंगे, है ना, सातवाहन काल मिलेगा। तो आप उन्हीं की बात हम लोग करेंगे कि मौर्य के बाद जो आता है शासन, वो कौन से लोग होते हैं जो मौर्य के खत्म होने के बाद शासन करते हैं। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ही शुरू हो गए। हाँ, समझ गए, इसका मतलब पेपर सॉल्व किए हो। पेपर कुछ देर बाद सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, सॉल्व किए हो ना, कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखो, जब हम लोगों ने मौर्य में खत्म किया, तो हमने 3 शासकों को सबसे महत्वपूर्ण जो थे उनको पढ़ा। एक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार, और तीसरे थे आपके अशोक। इनके बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी आते हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको उतना रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। हाँ, उसमें बस ये जान लेना कि जो सबसे अंतिम शासक है मौर्य वंश का, वो कौन है। तो जो सबसे लास्ट शासक है वो बृहद्रथ है। ठीक है, बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम शासक है वो बृहद्रथ है। ये वो वाला बृहद्रथ नहीं है जो महाभारत काल का वो चला रहा है। ठीक है, वो जरासंध वाला वो नहीं है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट शासक है वो बृहद्रथ है, ध्यान रखिएगा इस नाम को। इसको खत्म करके, बृहद्रथ को मार करके, पुष्यमित्र शुंग आएगा। पुष्यमित्र शुंग, ये असल में उसका सेनापति ही रहता है। मतलब जो शासक था बृहद्रथ, उसका ये सेनापति ही रहता है। तो जब हम देखते हैं कि अशोक ने क्या किया था, कि अशोक ने धम्म नीति शुरू कर दी थी, और धम्म नीति शुरू करने का नतीजा ये निकला कि जो मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ा। देखो, केवल एक रीजन नहीं है कि हम ये कहें कि केवल उसने धम्म नीति शुरू कर ली और लड़ाई नहीं की, इस वजह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरी होती है चीजें। जब महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की थी, तो मध्यम मार्ग का मतलब उन्होंने भक्ति के हिसाब से कहा था, भगवान के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक मध्यम मार्ग और होता है। मध्यम मार्ग का मतलब होता है, अगर हम राजनीति के उसमें देखें, तो आपको बहुत ज्यादा शालीन भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा आपको क्रूर भी नहीं होना है। कहने का मतलब कि आपको बीच का मार्ग अपनाना है। इसका मतलब आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, भले आप लड़ाई किसी से मत करिए, लेकिन आपको अपनी सेना रखनी होगी। सेना को इस तरह से मजबूत रखना होगा कि कभी कोई आक्रमण करने की हिम्मत ना करे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको सीधा भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा आपको क्रूर नहीं होना है। ये सब पे लागू होता है। आप अपनी लाइफ पे लागू करोगे तो आपके ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, कि अगर आपसे कोई कहे कि आप बहुत सादा जीवन बिताइए, तो फिर आपको बहुत सादा जीवन बिताओगे तो फिर आप रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, हर किसी में हाँ मिलाओगे तो फिर कोई जीने नहीं देगा। ठीक है, और अगर हर किसी से लड़ाइयाँ करोगे तो भी आप नहीं जी पाओगे। तो जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से रहना होता है, यही चीजें होती है। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया, तो जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वो लड़ाई करता ही नहीं था। हाँ, सेना जरूर थी, लेकिन वो लड़ाई नहीं करता था। तो यहाँ से थोड़ा सा चीजें गड़बड़ होनी शुरू हुई इनके मामले में। भाई, आप अच्छे हो तो ऐसा थोड़े ना कि सारे अच्छे होंगे, है ना। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से मतलब आक्रमण करना चाहते हैं, तो ये चीजें बनती हैं। फिर जब लास्ट शासक इसका आता है बृहद्रथ, ये बहुत कमजोर शासक रहता है। मतलब बृहद्रथ उस तरह से नहीं था जिस तरह से अशोक लोग थे, तो ये अपने उसको संभाल नहीं पाता। और बृहद्रथ से पहले करीब 4-5 शासक आते हैं। ठीक है ना, उसमें से एक दशरथ भी है, कभी कभी नाम आ जाता है। तो अब कम मैंने नोट्स में लिखा है, वो नाम केवल पढ़ लेना, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस इतना जान लो कि बृहद्रथ जो है वो लास्ट शासक था। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कल हमने आपको एक मैप भेजा था जो मौर्य साम्राज्य वाला था। उस मैप को देखा आप लोगों ने? एक चार्ट भेजा था ना,
इंडिया वाला, जो मौर्य साम्राज्य का था। तो हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, जिससे आपको उस चार्ट में ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस चार्ट को देखते हैं हम लोग। कौन सा है महाजनपद? एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम था। अब इसमें देखते हैं हम लोग। देखो, ये मौर्य साम्राज्य की जब बात कर रहे हैं ना, तो मौर्य साम्राज्य देखो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो लाइन जा रही है, फोटो कॉपी हुआ हमारा आधार कार्ड नंबर कर दो जन्म प्रमाण पत्र दूसरा आधार कार्ड। ठीक है, हैं। तो ये जो साम्राज्य है वो यहाँ से ये शुरू हो रहा है, मौर्य साम्राज्य। हाँ, तो ये अगर हम लोग देखते हैं इसमें, अब आ रही है ना, साउंड आ रही है ना? ठीक है, तो साम्राज्य देख लिया कि जो मौर्य साम्राज्य है वो असल में कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पूरा साम्राज्य ये जो है, ये आपका पूरा वहां तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात समझना, क्या कि नीचे का जो एरिया था ये वाला एरिया मौर्य साम्राज्य में नहीं है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को भी नहीं जीत पाया था, लेकिन अशोक जीत लिया था। तो ये पूरा साम्राज्य आपका दिख रहा है यहाँ पे। मैप, कुछ बातें देखनी है इसमें, बस उसको समझना सभी स्टूडेंट जो बता रहा है। देखो, ये जो प्लस से लगा हुआ है वो स्तंभ लेख है। जो प्लस साइन दिखा रहा है वो स्तंभ लेख दिखा रहा है, और जो ट्रायंगल फॉर्म में है वो आपका शिलालेख दिखा रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे अशोक के ये चीजें मिली हुई हैं। मतलब कहाँ पर उनका स्तंभ लेख मिला है, कहाँ पर उनका शिलालेख मिला है। अब देखो जरा, प्लस कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना इसमें, है ना। अगर हम लोग देखें इसमें, तो एक प्लस ये इधर लगा हुआ है, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा आपको प्लस दिख रहा है। तो ये जो है ये स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख मतलब जो पिलर टाइप के खड़े कर दिए जाते थे और उस पर जो लिख दिया जाता था। जैसे
सारनाथ में भी आपका एक अशोक स्तंभ मिला हुआ है, ठीक है वो। और ऐसे ही प्लस देखोगे तो ये प्रयाग, प्रयाग में भी मिला हुआ है। कालसी, मेरठ, इस स्थान, मेरठ वाला स्थान है ये, मेरठ पे मिला हुआ है। टोपरा पे मिला हुआ है, तो मेरठ और टोपरा, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ मस्की, गोविंद मठ, है ना। तो ये जो प्लस वाले साइन है वो है आपके स्तंभ लेख। समझ में आया सबको? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। जैसे जो टोपरा का और मेरठ का, ये टोपरा और जो मेरठ है, तो यहाँ पर जो स्तंभ लेख थे, ये टोपरा आपका इधर पड़ता है आपका पंजाब साइड एरिया में, तो हरियाणा और उधर के बॉर्डर की लाइन पर पड़ता है आपका, ठीक है। तो इसको उठा करके फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये असल में ये जो स्तंभ लेख थे, ये इन जगहों से ला करके दिल्ली पहुंचा दिया गया था। कहाँ पहुंचा दिया गया था? दिल्ली। तो असल में ये जो स्तंभ लेख है ये दिल्ली लाए गए। कहाँ से लाए गए? ये मेरठ वाला स्तंभ लेख और टोपरा वाला स्तंभ लेख, ये दोनों उठा करके ये लोग दिल्ली ले आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो रामपुरवा है कि ये कौन सा एरिया है? ये चंपारण एरिया है, बिहार में पड़ता है चंपारण। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों जगह है चंपारण की जगह है। तो कोई भी एक जो है वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि ये वाला स्तंभ लेख कहाँ मिला है, तो आपको ध्यान रखना है ये चंपारण में मिला है, ये बिहार का एरिया है, ठीक है। तो अब नाम क्या क्या है? तो 3 नाम है स्टूडेंट। पहला नाम है रामपुरवा, दूसरा नाम है लौरिया नंदनगढ़, तीसरा है लौरिया अरेराज। तो तीनों याद रखना है आपको कि ये जो तीनों हैं ये तीनों आपके मिले हैं चंपारण में। और चंपारण कहाँ है आपका? बिहार में। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोपरा और मेरठ वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि इसको वापस वहां से ला करके दिल्ली लगा दिया गया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, टोपरा और मेरठ, ठीक है। तो आप टोपरा और मेरठ से वो दिल्ली लाया गया था। तो आज की डेट में ये टोपरा और मेरठ में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, और इधर आओगे तो 8 जगह के नाम बताए थे, अगर याद होगा। 8 जगह के नाम बताए थे जो शिलालेख मिले हैं, याद हो अगर स्टूडेंट। जिसमें हमने बोला था आपका शहबाजगढ़ी, मानसेरा, ऐसा नाम याद है ना, जो अशोक का शिलालेख जब पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखा था, है ना। तो 8 जो जगह थे, 14 शिलालेख थे, 8 जगह थे। अब उसमें से जगह देख लो। देखो ये है शहबाजगढ़ी, ये इधर है। मनसेहरा, तो ये पाकिस्तान के उधर वाले एरिया में है ये, ठीक है, जहाँ से शिलालेख मिला है। जो ट्रेंगल बना है वो शिलालेख का है। तो एक शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा, 2 प्रमुख जगह थी। तीसरा एक प्रमुख जगह देखना, एक ये वाला जगह था, जौगदा और धौली, ये दोनों, ये उड़ीसा वाला एरिया पड़ता है, ठीक है, ये उड़ीसा का एरिया पड़ता है। तो ये जो उड़ीसा वाले एरिया के आसपास था, तो ये था धौली और जगदा। नाम याद कर लेना, 8 नाम लिखे हुए हैं उसमें जगह, तो मैप में केवल देख लो। तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ रहा था, ये इधर पड़ रहे थे, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक नाम बताया था अगर याद हो, गिरनार की पहाड़ियों पर, गिरनार की पहाड़ियों पर आपको क्या मिला था? ये जो जूनागढ़ का अभिलेख था जिसको रुद्रदामन ने बनवाया था, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पश्चिम भारत में भी था, है ना। इसी इसी शिलालेख से गिरनार पे जो शिलालेख है उसी से पता चलता है कि रुद्रदामन ने कहा कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी और उससे नहरें निकाल करके सिंचाई की व्यवस्था की थी। तो गिरनार वाला ये इधर वाले एरिया में है, ठीक है। सोपारा, ये जो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया पड़ता है, ये यहाँ भी स्तंभ सॉरी शिलालेख मिला है, ये नीचे वाला। तो सोपारा में भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इधर वाला एरिया है, ध्यान जगह बस ध्यान रखिएगा, सब याद आ जाएगा। तो सोपारा हो गया, इधर गिरनार है ये गुजरात में, ठीक है। धौली और जौगदा ये रहा इधर, है ना। मस्की एक नाम आया था, अगर मस्की याद हो, जब हमने आपसे पूछा था कि अशोक का कितनी बार नाम आया है, जिसमें अशोक का ही नाम आया है, तो 4 बार नाम आया था, याद है? 4 बार नाम आया था, ठीक है। उसमें जगह भी लिखे गए थे, गुर्जरा, मस्की, नेत्तूर, है ना, ऐसे नाम थे।
तो इसमें से जो मस्की है वो इधर कर्नाटक वाला एरिया है, ये उधर था आपका। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बस ध्यान रखने हैं। मैप से ये रहेगा कि जगह अगर देख लोगे ना तो याद आ जाएंगी चीजें, है ना। कालसी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कालसी जो है ये उत्तराखंड का एरिया है। तो कालसी का जो आपका शिलालेख है वो उत्तराखंड में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है ना। सारनाथ में आपको स्तंभ लेख मिला है, अशोक वाला इलाहाबाद में मिला हुआ है, जिसमें वो रानी का अभिलेख वगैरह है वहां पर। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात। ये प्रतिष्ठान देखो, इसका नाम याद रखना, प्रतिष्ठान ये इधर पड़ रहा है गोदावरी के पास में, क्योंकि इसका नाम आएगा अभी, ये राजधानी है एक्चुअल में। अभी अगला एक वंश आएगा तो उसकी ये राजधानी है प्रतिष्ठान। तो कर्नाटक के ऊपर है ये, कर्नाटक के एरिया में, या ऐसे समझ सकते हो महाराष्ट्र के पूरब साइड में और कर्नाटक के उत्तर साइड में, ये ऐसे है। ठीक है, गोदावरी नदी के ऊपर है प्रतिष्ठान। थोड़ा बहुत देख लेना इस मैप को, क्योंकि इससे आइडिया मिल जाएगा एक गोदावरी नदी कहाँ जा रही है, ये कृष्णा नदी, जिससे हमें चीजें समझने में आसानी रहे, है ना। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये बीच में है, और इनके बीच का जो जगह कहा जा रहा है वो कौन सा कहा जा रहा है, ब्रह्मगिरी या स्वर्णगिरी, ये बार बार नाम आते हैं बीच बीच में, है ना। तुंगभद्रा नदी ये सहायक नदी है कृष्णा की, ये देखो कृष्णा जा रही है तो कृष्णा की ही सहायक नदी तुंगभद्रा है ना। तो थोड़ा चीजें माइंड में रखना, इन चीजों को, जरूरत पड़ेगी तो हम वापस दिखा देंगे। ठीक है, अभी जितना है उतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस मैप से कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब बाकी अपने नोट्स में देख लेना, उसमें एक 8 जगहों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पे शिलालेख था। हमने वो कोशिश की है आपको मैप में दिखाने की। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया पड़ रहा था। ठीक है, कालसी पड़ रहा है आपका उत्तराखंड में, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, उस मैप को बार बार देख लेना, सारे नाम, काफी कुछ इसमें दिया हुआ है जो हेल्प करेगा आपकी, है ना। उसको मत भूलना, वो जो उधर चंपारण वाला लिखा हुआ है, तीन तीन जो स्तंभ लेख हैं, ये सीधा क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन मिल जाता है जनरली। लौरिया नंदनगढ़, है ना, रामपुरवा और लौरिया अरेराज, ये 3 नाम ऐसे तो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, और जब स्टूडेंट याद नहीं करते हैं वो क्वेश्चन रहता है पेपर में। और शायद आपके इसमें जो हमने सेंड किया है उसमें भी है ये क्वेश्चन, है ना, कि किस जगह पे है ये। तो पूर्वी चंपारण पड़ता है बिहार में, वहां पर है वो। क्लियर हो गया सबको। गिरनार की पहाड़ियां किधर है आपकी, सौराष्ट्र दिखाया था आपको, गुजरात में है ना। तो मैप को बनाओगे ना तो बहुत सारी चीजें माइंड में कैप्चर हो जाएंगी। तो इतनी सब चीजें हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में, है ना। अब हम देखेंगे कि इसके बाद वंश कौन सा आया। जब ये खत्म हुआ तो कौन सा वंश, साम्राज्य जो है वो आपका मगध पे आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आता है। इसको देखिए सभी, शिलालेख क्या है रोशनी, कल नहीं थी क्लास में, शिलालेख दिखाए नहीं थे। बड़े बड़े पत्थरों पर लिख दिया जाता है, जो जो हम लोग कॉपी पे लिख रहे हैं पेन की मदद से। अब उस समय पेज वेज नहीं थे ना, कॉपी पेन नहीं था उस समय, तो कहाँ लिखेंगे वो लोग, तो पत्थरों पर लिखा जाता था। जैसे आप लोग जा करके अभी कहीं घूमने जाओगे तो अपना नाम ही लिख देते हो, सोनू वेट्स प्रिया, है, मोनू वेट्स सीमा, यही काम है, रह गया और कुछ आता ही नहीं है। तो आज की जो जनरेशन है उनको कुछ पता ही नहीं है, तो जा करके बस अपना नाम बनाए दिल और दूसरा नाम, और कुछ ना आता किसी को। तो कहते हैं कि सर हमने भी शिलालेख लिखा है, हाँ, तो इन्होंने भी शिलालेख लिख दिया है। तो ये शिलालेख नहीं होता था उस समय, जो चीजें थी इंपॉर्टेंट, राजाज्ञा हुआ करता था, जो पूरे देना होता था जनता को, तो वो शिलालेख पे लिख दिया जाता था, और जिसको पढ़ करके लोग समझते थे अच्छा इन्होंने ये ऐसा बोला है। जैसे अशोक ने बहुत बड़े लेवल पे किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि अगला कौन सा वंश इस पे शासन करने वाला है। तो देखिए एक लाइन है, उस लाइन को याद रखना है आपको, हसीन मसुक शाह, ये ऊपर जो लिखा हुआ है हसीन मसुक शाह। तो हसीन मसुक शाह, ये लाइन याद कर लो सब लोग, हसीन मसुक शाह कैसे, क्रम से लिखा हुआ है। सबसे पहला शासन होता है हर्यक वंश का, ह से हर्यक, फिर मगध पे शासन करता है शिशुनाग, फिर करता है नंद वंश, फिर म से आएगा मौर्य वंश। अब आप समझ गए कि मौर्य के बाद कौन आएगा, शुंग वंश। तो अब शासन जो करने वाला है वो शुंग वंश करेगा, और शुंग वंश के बाद अगला शासन आएगा आपका कण्व वंश का,
और कर्ण के बाद आएगा आपका सातवाहन वंश का। समझ गए सभी? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हसीन व सुखसार से, तो इस तरह से हमें ये क्रम पता चल जाएगा कि हमको कैसे पढ़ना है इसको, किस क्रम में, नहीं तो आप इसमें भूल जाओगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंदवंश, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कण्व और सा से सातवाहन। तो एक ही समझ में आ गई होगी कि अब हमें पढ़ना क्या है और इसके बाद क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका अगर ये देखें हम लोग, तो इसमें आपका पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। हुआ क्या था कि जो लास्ट शासक था मौर्य, उसका बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को इन्होंने, जैसे परेड नहीं होती है तो परेड की सलामी ली जाती है, तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, तो उसने क्या किया कि जैसे सलामी ली जा रही थी तो उसी समय बता दिया होगा किसी को भाई मार देना है, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसको मरवा दिया बृहद्रथ को। ठीक है, और उसको मार करके वो बैठा है गद्दी पर मगध के, ध्यान रखिएगा। तो बृहद्रथ की हत्या करके ये गद्दी पे बैठा है कौन? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के था। अच्छा, मौर्य वंश कब से कब तक था? तो मौर्य वंश जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बैठते 322 में, तो 322 में जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं तो 322 से 185 84 ये डेट दी जाती है, तो इसके बीच का मौर्य शासन रहता है, क्योंकि अब शुंग वंश आएगा जस्ट इसके बाद ही। तो जैसे ये होता है तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने ये स्थापना कर दी किसकी? शुंग वंश की 184 ईसा पूर्व में। और कब तक चलता है ये? 74 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुंग वंश आएगा मौर्य वंश के बाद। कौन है संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये कौन है? ये असल में ब्राह्मण है। तो ये पहला शासक आ रहा है जो ब्राह्मण से आ रहा है, ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज, ये उस क्षेत्र का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा वंश है जो गैर क्षेत्रीय वंश है, जो मगध का नहीं है लेकिन वहां पे शासन करता है। तो जो पुष्यमित्र शुंग है वो एक्चुअल में उज्जैन के रहने वाले हैं, मूलतः ये कहाँ के हैं? उज्जैन के, लेकिन ये शासन कहाँ पे कर रहे हैं? मगध के। तो बाकी इसके पहले अगर देखोगे मौर्य वंश तक, तो वो सब मगध के ही हैं, वो सारे जो हैं वो मगध के ही हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा वंश है जो गैर क्षेत्रीय वंश है। तो गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा होता है जो मगध पे शासन करता है? वो है शुंग वंश, क्योंकि ये मगध का नहीं है, ये लोग मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे लेकिन ये मगध पे शासन करते हैं। ठीक है, और कौन है ये लोग? तो ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। अभी तक क्षत्रिय वगैरह का चल रहा है शासन, और शूद्र वगैरह भी, जैसे नंद वंश था वो शूद्र वंश का था, लेकिन अब आता है ब्राह्मण वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, 2 पॉइंट याद हो गए सबको? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, स्थापना कर दी, गैर क्षेत्रीय है और ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी किसको बनाया है? विदिशा को। शासन ये मगध से करता रहा लेकिन इसने अपनी राजधानी बदल ली थी। राजधानी इसने किसको बनाया? विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो विदिशा को बनाया था जो कि एमपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अभी तक अगर आप राजधानी देखें तो मगध की राजधानी क्या चल रही थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, यही सब चल रही थी। लेकिन ये आता है शुंग और ये अपनी राजधानी बदल देता है और ये राजधानी पहुंचा देता है विदिशा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला पॉइंट ये है कि इसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं। पुष्यमित्र शुंग वो शासक जिसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो आगरा में एक अभिलेख बनवाया गया है, उससे जानकारी मिलती है, क्योंकि इसको अपना साम्राज्य बढ़ाना था। आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? भाई घोड़ा छोड़ दिया जाता है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे लड़ाई होगी, नहीं पकड़ा तो राज्य उस पर शामिल हो जाएगा। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। और किसके सानिध्य में? तो पतंजलि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि थे आपके पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। तो इनके सानिध्य में ही इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इतने पॉइंट क्लियर हुए सबको? अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिएगा। जैसे जातक, बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड जातक, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस जन्म की कहानियां हैं। दूसरा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी लिखी गई, कंप्लीट की गई।
तीसरा महाभाष्य, महाभाष्य लिखा गया। चौथा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति को भी इसी समय कंप्लीट किया गया। मनुस्मृति भी इसी समय कंप्लीट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर नाम पूछता है तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण वंश का है, इसके समय में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये रचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हुई? जातक, जातक, दूसरा अष्टाध्यायी, तीसरा महाभाष्य, चौथा मनुस्मृति, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ब्राह्मण वंश याद कर लोगे तो याद ही आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण से रिलेटेड था तो जरूर कोई ना कोई धार्मिक तरीके से काम किया होगा। ठीक है ना, तो इसने बहुत सारी उस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जो वैदिक से रिलेटेड थी। देखो अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो बौद्ध और जैन धर्म के रिस्पेक्ट में, जब बौद्ध और जैन धर्म आ जाता है बीच में मौर्य वंश तक, चल तो अभी भी रहा है बौद्ध, तो इनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, वैदिक कर्मकांड छूट जाता है जो वैदिक काल चल रहा था, है ना। तो ज्यादातर बौद्ध और जैन होता है, लेकिन जब ये पुष्यमित्र शुंग आता है तो ये वापस उस वैदिक प्रथा को शुरू कर देता है। वैदिक यज्ञ जो थे, बलि देना और पुरोहित वगैरह को सम्मान देना, ये सब वापस से स्टार्ट हो जाता है वैदिक के लिए। तो यही बोला जाता है कि फिर से वैदिक के जो काम थे वो किसने शुरू कर दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ही वो ब्राह्मण वंश था जिसने इसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना। दूसरा, कहा भी ये जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों से थोड़ी नफरत थी, बौद्धों से नफरत थी। ठीक है, बौद्धों से कहने का मतलब कि ये लोग बहुत शांति व्यवस्था करने लग गए थे, चीजें नहीं कर रहे थे, तो साम्राज्य विस्तार में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे बौद्धों को इसने मारा था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। तो अब ये असल में बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ इसको क्रूर दिखाते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो है इसको क्रूर दिखाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो अब बौद्ध ग्रंथ अगर इसको बहुत क्रूर दिखाएंगे, भाई क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म क्या हो रहा था, गिर रहा था, और वैदिक चीजें जो थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों ने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग बहुत ही क्रूर शासक इस तरह से, बट एक्चुअल में नहीं था ये। हाँ, मारा जरूर था इसने, लेकिन उस समय यवन आक्रमण हो गए थे। जब पुष्यमित्र शुंग था तो इसके समय में 2 यवन आक्रमण हो गए थे, एक था डेमेट्रियस और दूसरा था मिनांडर। तो 2 का यहाँ पर आक्रमण हो गया था। ये सीधे नहीं जीत सकते थे इसको, तो ये लोग क्या करते थे कि बौद्ध भिक्षुओं का ये लोग वो रूप ले लिए थे। तो बौद्ध भिक्षुओं का जब रूप ले लिए थे, मतलब सन्यासी टाइप के बन गए थे, उसके सैनिक वगैरह और जो भी थे जो यवन आक्रमणकारी, और ये उन्हीं के साथ रहने लग गए। जो बौद्ध थे उन्हीं के साथ, उन्हीं के मठों में ये रहने लग गए। तो अब ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि असल में बौद्ध कौन है, क्योंकि सब कुछ उसी तरह से अपनाने लगे थे, और जब मौका मिलता था तो इधर उधर धावा बोल देते थे। तो इससे परेशान हो गए थे पुष्यमित्र शुंग। तो इन्होंने क्या किया, तब जाके इन्होंने बौद्धों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी नजर में ये हो गया था कि अब इनमें जो है वो लोग मिले हुए हैं, तो पहचान तो हम पाएंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने मठों वगैरह को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मठ जो है वो ठिकाना बन गए थे। तो मठ को नष्ट करने लगे, उन लोगों को मारने लगे इस तरह से, और बहुत सारे मठों को इन्होंने नष्ट करवाया। लेकिन अगर ये कहोगे कि ये बौद्ध को बहुत मारते थे और नष्ट करते थे, तो इन्हीं के शासनकाल में जो सांची का स्तूप बना था उसका सुंदरीकरण किया गया है, जो देखा जाता है। बहुत भव्य तरीके से सांची के स्तूप को बनवाया पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, उसकी पूरी तांबे की रेलिंग लगवाई, पत्थर के बनवाए, और एक और स्तूप का इन्होंने बहुत अच्छा सुंदरीकरण किया था, भरहुत, जो अशोक ने बनवाया था। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो बढ़ा चढ़ा के लिखी गई थी। एक्चुअल रीजन था कि उस समय जब यवन आक्रमण हुआ था तो उसके जो सैनिक वगैरह थे वो बौद्धों के साथ मिल गए थे, और वो रूप धर करके मठों वगैरह में रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनको नष्ट करना जरूरी हो गया था। तो ऐसा भी देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन याद ये रखिए कि कौन से 2 स्तूपों को इन्होंने सुंदरीकरण किया था या पुनर्निर्माण करवाया था, तो वो है सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप, दोनों एमपी में है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सांची के स्तूप में इन्होंने क्या करवाया था, तो इन्होंने तांबे का रेलिंग वगैरह लगवाया था, तांबे का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भरहुत वाले में पत्थर का करवाया था। तो दोनों को याद रखिएगा, सांची वाले में इन्होंने तांबे का प्रयोग करवाया था, और जो भरहुत वाला था उसमें इन्होंने पत्थर का उपयोग करवाया था। ठीक है, कभी कभी ये सीक्वेंस ही पूछ लेता है डायरेक्ट कि किसमें क्या करवाया था और किसने करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें कि आक्रमण किसका हुआ। तो हमने आपको बताया कि आक्रमण इनके समय में हो गया था किसका, 2 यवन लोगों का हो गया था। अब 2 यवन लोग कौन थे, तो ये पॉइंट देख लेना। डेमेट्रियस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। डेमेट्रियस और मिनांडर,
तो 2 आक्रमण होते हैं यमन के, डिमेट्रियस और मिनांडर। बैक्ट्रिया साम्राज्य ये अफगानिस्तान के उधर वाला एरिया है, उस समय बैक्ट्रिया बोला जाता था, ठीक है। और तक्षशिला तो पाकिस्तान वाला एरिया ही था। तो डेमेट्रियस बैक्ट्रिया में शासन करता था, वहां से आया था, और मिनांडर तक्षशिला से आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 यमन, ये सीधा सीधा याद करना है, 2 यमन आक्रमण हुए थे इनके समय में। अच्छा, मिनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, किसके संपर्क में आकर? नागसेन के संपर्क में आकर। और नागसेन बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, तो इनकी और मिनांडर की प्रश्न और उत्तर, क्योंकि मिनांडर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो बहुत सारे क्वेश्चन किए नागसेन से, तो इन दोनों के जो प्रश्न उत्तर है वो इस पुस्तक में है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो हमने लिखा बस वही है जो आपको याद करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं हम इसमें नीचे, क्या इसका जो नवा शासक है शुंग वंश का, भागवत, बस इसके बीच में हमें याद नहीं करना है, एक क्वेश्चन में तो शुंग याद करना है, और फिर इसके बाद भागवत जो इसका नवा शासक है, उसके दरबार में एक यात्री आया, यवन राजदूत, जिसको बोलते हैं हेलियोडोरस। हेलियोडोरस याद रखिएगा, हेलियोडोरस आया। तो एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो हेलियोडोरस भागवत जो नवा शासक था पुष्यमित्र शुंग में के बाद, तो ये आता है हेलियोडोरस। ये असल में आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, बट क्योंकि ये इनके दरबार में पहुंच गया और ये थे वैदिक टाइप के, तो इन्होंने इसको दे दिया हिंदू धर्म की शिक्षा। हिंदू में वो भी कौन सा? भागवत धर्म की। तो इन्होंने भागवत धर्म की शिक्षा दे दी इन्हें। आया था बौद्ध धर्म सीखने, बट क्योंकि इनके दरबार में पहुंचा और ये थे भागवत धर्म से रिलेटेड हिंदू, तो इन्होंने इसको हेलियोडोरस को, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म अपना लिया था? भागवत धर्म अपना लिया था, ठीक है। नहीं, शुंग की राजधानी जो पाटलिपुत्र है असल में शिफ्ट कर दिया था उसने शुरुआत में, क्योंकि जब शासन करेगा, देखो शासन जब करेगा तो मगध पे किया था ना आक्रमण, तो मगध पे जब आक्रमण किया था तो स्टार्टिंग में तो था, लेकिन उसने फिर विदिशा शिफ्ट कर दी थी ना, फिर वो विदिशा आ गया था, तो मेन आपका विदिशा ही माना जाता है। अब भाई मगध पे जब आक्रमण करेगा तो कुछ दिन रहेगा ना पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो अब ये बात हुई तो हेलियोडोरस और ये भागवत धर्म क्लियर हुआ सबको। अच्छा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में बनता है, विदिशा, ये भी एमपी में, गरुड़ स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया विदिशा में, गरुड़ स्तंभ विदिशा में। अब क्योंकि भागवत धर्म अपना लिया था, और भागवत धर्म किससे रिलेटेड था? विष्णु भगवान से। भागवत धर्म किससे रिलेटेड था? विष्णु भगवान से, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान का ये उपासक हो गया था, तो उन्हीं का जो वाहन है गरुड़, उसी के आधार पर इन्होंने एक गरुड़ स्तंभ तैयार करवाया था। कहाँ पर? विदिशा, जो बेसनगर एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए फिर से बताते हैं, क्या फिर से सुनना। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो इसमें, मालविका अग्निमित्रम, ये एक पुस्तक है, ये मालविका अग्निमित्रम पुस्तक है जिसको कालिदास ने लिखी है, और इसमें 2 लोगों के बारे में वर्णन है। एक कौन? मालविका नर्तकी है, और ये जो ये शुंग है, अग्निमित्र शुंग, ये असल में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र ही हैं, अग्निमित्र शुंग, ठीक है। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, इन दोनों की, मालविका की और अग्निमित्र की, तो मालविका और अग्निमित्र शुंग की जो प्रेम कहानी है वो लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम में। तो आप सीधा याद कर लो, मालविका नाम आ ही रहा है उसमें, और अग्निमित्र शुंग उसका पुत्र है। असल में क्या हुआ था कि जब विद्रोह हुआ था तब से उधर विदर्भ में, महाराष्ट्र के एरिया पे पड़ता है, तो विदर्भ के साइड जब विद्रोह हुआ था तो अग्निमित्र शुंग को भेजा गया था। तो अग्निमित्र शुंग वहां पे गया लड़ने, और मतलब जीत तो गया, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने तक उसका पता ही नहीं चला असल में क्या था। वो मालविका के प्रेम में पड़ गया था और उधर ही रह गया था, मतलब, ठीक है। तो फिर वही जो पुष्यमित्र शुंग थे, पतंजलि को बोले कि आप देखिए कहाँ पुत्र निकल गया, लग रहा है फंस गया कहीं, है ना। तो ये सब जानकारी जो थी कि किस तरह से प्रेम कहानी उनकी हुई, ये सब कालिदास ने लिखी है अपनी मालविका अग्निमित्रम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अरे प्रेम क्यों नहीं होता था, आज से बहुत तगड़ा प्रेम होता था, ठीक है, तुम लोग की तरह नहीं होता था। आज इसको देखे 10 दिन बाद खत्म, दूसरा देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा प्रेम नहीं था। तो ये बातें उस समय की थी। तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट? पहला पॉइंट ये हुआ कि
मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया है? शुंग वंश। कौन सा आया है? शुंग वंश। ठीक है, कौन सा पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश जिसने मगध पे शासन किया? आंसर है शुंग वंश ने। कौन थे ये? ब्राह्मण थे ये। कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः उज्जैन के रहने वाले। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को बनाया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। पुष्यमित्र शुंग में किसकी हत्या की थी इसने? बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन से दो यमन आक्रमण हुए थे पुष्यमित्र शुंग के समय? डेमेट्रियस और मेनांडर। तो मेनांडर ने किससे शिक्षा ली थी? नागसेन से। और क्या बन गया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नागसेन और जो हमारा मेनांडर है, इन दोनों के जो डिस्कशन है वो किस पुस्तक में है? उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। इसका जो नवा शासक है वो कौन है? इसका नवा शासक है आपका भागभद्र या भागवत। इसके शासनकाल में एक यमन राजदूत आया है, वो यमन राजदूत है हेलियोडोरस। क्या सीखने आया था? बौद्ध धर्म ग्रहण करने आया था, लेकिन कौन सी शिक्षा दे दी? हिंदू धर्म की, भागवत धर्म। तो भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। भागवत धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो विष्णु भगवान की जाती है। ये आगे चल करके हम जब मुगल कालीन चीज पढ़ाएंगे तो आपको हम ये धर्म बताएंगे जब भक्ति आंदोलन शुरू होगा। 14वीं-15वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन शुरू होगा, जब कबीर, मीराबाई और सूरदास, रैदास ये लोग आएंगे, तो तब बताएंगे आपको, ये पूरे डिस्कशन दे देंगे कि कैसे था। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो इसने क्या किया था? हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था गरुड़ स्तंभ? क्योंकि विष्णु भगवान का उपासक था और ये उनका वाहन है। तो गरुड़ स्तंभ बनवाया था विदिशा में, जिसको बेचनगर एमपी में पड़ता है। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। दो स्तूप का भी इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। एक स्तूप कौन सा था? पहला एक स्तूप था आपका सांची का, और दूसरा स्तूप कौन सा था? भरौत का। तो सांची में इन्होंने क्या प्रयोग करवाया था? तो सांची में इन्होंने प्रयोग करवाया था एक्चुअल में तांबा, और जो भरौत था उसमें क्या प्रयोग करवाया था इन्होंने? पत्थर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी जो आपको हमें पुष्यभूति शुंग से करना था। इतना बहुत नॉर्मल सा है, जो मेन पॉइंट है बस ये इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर का कुछ है नहीं, सब इंक्लूड कर लिया है, जितना होता है सारा इंक्लूड है इसमें। ठीक है ना? कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन सी 4 मेन पुस्तक लिखी गई थी? तो जातक लिखी गई थी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और मनुस्मृति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग को किसने हरा दिया था? तो खारवेल का शासक, कलिंग का शासक था खारवेल। ध्यान रखिएगा, कलिंग का शासक था खारवेल। इसने पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर और कलिंग को जीत लिया था उस समय। बृहद्रथ के समय क्या हुआ था कि बृहद्रथ के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया। खारवेल बहुत प्रतापी शासक था कलिंग का, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अब क्योंकि ये मगध से स्वतंत्र हो गया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि भैया अभी तो आप मगध में ही थे, कैसे स्वतंत्र हो गए? तो इन्होंने आक्रमण कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन ये बहुत प्रतापी शासक था खारवेल, इसने हरा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है पुष्यमित्र शुंग को किसने हरा दिया था? तो कलिंग के शासक खारवेल ने। ठीक है, और ये किससे जानकारी मिलती है? तो खारवेल का एक वो है गुफा लेख है, जिसको बोलते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। तो किससे जानकारी मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? तो कालिदास ने। और इसमें किसकी प्रेम कहानी है? मालविका और अग्निमित्र शुंग की है। इतनी बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब शुंग के बाद कौन आएगा? तो हसीन मशुकसा में अगला वंश आएगा कण्व। कण्व कुछ है ही नहीं, कण्व में ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। कण्व में बस संस्थापक वगैरह देख लेना, और इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो कण्व में क्या है आपको बस उतना देख लो, कौन संस्थापक है, किसने क्या किया था। तो कण्व वंश जो है इसका संस्थापक है आपका वासुदेव। ये है संस्थापक वासुदेव। तो कण्व वंश के जो संस्थापक है वो है वासुदेव। कैसे स्थापना हुई? तो पुष्यभूति शुंग, ये जो शुंग वंश है इसका अंतिम शासक है आपका कौन? देवभूति। यहाँ ध्यान देना, शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। ठीक है, इस देवभूति को मार करके वासुदेव ने क्या किया था? वासुदेव ने देवभूति को मार दिया, जो लास्ट शासक था शुंग वंश का, और इस देवभूति को मार करके इसने कण्व वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो देवभूति को मार के इसने किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, ये भी कौन था? ये भी ब्राह्मण थे। तो
शुंग के बाद जो कण्व आते हैं ये भी ब्राह्मण थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक है वो सुशर्मा है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो संस्थापक है वो वासुदेव और जो अंतिम शासक है वो सुशर्मा। राजधानी क्या है इसकी? विदिशा। इसकी भी राजधानी कौन है? विदिशा। शासनकाल इसका लगभग 70 ईसा पूर्व से बताया जाता है। अब इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये ऊपर नीचे होता है डेट। 70 से आपका 28 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो ये लगभग लगभग ईसा पूर्व ईस्वी आने वाला है, मतलब ईसा मसीह का जन्म होने वाला है जस्ट उसके बाद, ठीक है ना। तो तब के शासनकाल चल रहे हैं। तो संस्थापक है कौन? वासुदेव। और जो अंतिम शासक है वो कौन है? सुशर्मा। ये ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हो, है ना, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हो, बिफोर क्राइस्ट। या फिर ऐसे भी बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, इस तरह से भी वर्ड दिया जाता है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। वैसे बिफोर क्राइस्ट पढ़ो, ज्यादा सही है। बिफोर क्राइस्ट में क्या है कि ईसा मसीह से पहले। तो हमने देखा हसीन मसुकसा। अब ध्यान समझना, हसीन मसुकसा में हर्यक वंश, मौर्य वंश, नहीं क्रम से बताओ जरा। हसीन मसुकसा में सबसे पहले कौन आया? पूरा पढ़ो हसीन मसुकसा को। ह से कौन? हर्यक। सी से कौन? शिशुनाग। न से कौन? नंदवंश। म से कौन? मौर्य। सु से कौन? शुंग। और क से कौन? कण्व। और लास्ट में आएगा कौन? अब सातवाहन, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें। अब आपसे क्वेश्चन सीधा सम कुछ रिवाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला ऐसा गैर क्षेत्रीय जो मगध का नहीं था और उस पर शासन किया, कौन? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो शुंग है असल में, तो पुष्यमित्र, सॉरी पुष्यभूति बोल रहे हैं, बार बार पुष्यभूति आ रहा है। पुष्यभूति अलग है ना, पुष्यभूति अलग है, वो वर्धन वंश है। पुष्यमित्र शुंग, ऐसे याद रखना। पुष्यमित्र शुंग दोनों नामों में थोड़ा सा वो है। वो पुष्यभूति वंश वो वर्धन वंश है, वो आगे का है बहुत। ये है पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग, ध्यान रखिएगा। तो शुंग वंश आता है जो आपका पुष्यमित्र है, और ये कौन है? ब्राह्मण है ना। और इसने बहुत सारे काम किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किया है। पतंजलि इनके पुरोहित हैं, है ना। मेन मेन पुस्तक इनके समय में लिखी गई है, जो मनुस्मृति, बार बार आप लोग उसको देखते हैं कि ये चीजें डिस्क्राइब हैं, वो चीजें डिस्क्राइब हैं। तो मनुस्मृति अपने समय के हिसाब से लिखी गई है, उस समय का जो शासनकाल था उसके हिसाब से पुस्तक लिखी गई है, उस समय का जो समाज था, ठीक है ना। तो आज की डेट में वो बहुत फिट नहीं बैठती है, कई सारी चीजें उस समाज के हिसाब से गड़बड़ थी। अब जैसे मनुस्मृति में एक चीज कहा जाता है, पढ़ा तो नहीं है हमने भी, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है कहीं पर कि पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, कुछ ऐसा था, है ना। तो वो उस समय की बातें चल रही थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंतिम शासक कौन है? देवभूति, जिसकी हत्या कर दी है किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने उसकी हत्या करके किसकी स्थापना कर दी है? कण्व वंश की स्थापना कर दी है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है। अब इस सुशर्मा का अंत होगा और उसका अंत करके सातवाहन काल बनेगा। तो सुशर्मा का अंत करेगा सिमुक नाम का, और सिमुक उसको हत्या करके बनाएगा सातवाहन काल, ठीक है। तो वो आगे की बात है। तो चलिए, इसमें इतनी बातें याद हो गई। ISPK अभी नहीं समझना है, ठीक है। ISPK परेशान ना हो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जितना समझा रहे हैं उतना समझते जाओ, है जी। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उस समय उसकी जरूरत समझा देंगे। ISPK की जरूरत अभी नहीं है आपको। इतिहास को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तो इतिहास कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। ISPK की जरूरत तब पड़ेगी जब सातवाहन काल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया हसीन मसुकसा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ से, फिर हम लोग सातवाहन को देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पेपर अपना जो भी भेजा था हमने उसको देख लेना सब लोग। महाजनपद, तो जो पेपर है हम लोगों का महाजनपद का,
डॉक्यूमेंट, महाजनपद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबका आंसर आ गया। सभी ने आंसर दे दिया है। पहले का आंसर है 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। ठीक। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था? सेकंड में, ठीक है, 7 लगभग। अगर इसमें वो पहले वाला जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, बृहद्रथ वाला, लेकिन ये माना नहीं, ये बृहद्रथ वो महाभारत काल का। अब क्योंकि वो महाभारत काल में है तो अब वो हम लोग नहीं लेते, हम लोग हिस्टोरिकल देखते हैं, है ना, तो हिस्टोरिकल वाले से आपका 7 कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार, ठीक है, तो ए है इसका ऑप्शन, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की स्टूडेंट? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या की थी अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने, ठीक है। उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाई? तो उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी स्टूडेंट? पाटलिपुत्र, वेरी गुड। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जल्दी बताइए, 7वें का आंसर। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? 7वें का आंसर, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली, वैशाली। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्मन की हत्या किसने किया था? महापदम नंद, महापदम नंद। 9th क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। 10वां, महापदम नंद किस जाति के थे? शूद्र जाति के। किस जाति के थे? शूद्र जाति के। तो 10वें का ए हो गया। 11वां, नंद वंश का सबसे बड़ा शासक, सबसे क्रूर शासक कौन था? तो नंद वंश का सबसे क्रूर शासक महापदम नंद ही था, ठीक है, महापदम नंद। धनानंद की हत्या किसने की थी? धनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? बताइए, आप लोग बताइए, या 13वें का क्वेश्चन बताइए, 13वें नंबर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक। बी डेरियस, आरती डेरियस, मीनू डेरियस। प्रियंका ए बोल रहे हैं भैया, ये कहाँ से हो गया? सिकंदर नहीं है, डेरियस ने किया था पहले, ठीक है। डेरियस बताया ना, ईरानी शासक जो आया था, 516 ईसा पूर्व में शासक कर दिया। देखो ये देखो, राहुल का कह रहा है बाबर ने किया था। एक गधे हैं बिल्कुल, हैं, बाबर ने किया था। बाबर आया भी था उस समय। राहुल कहाँ है? राहुल सूर्यवंशी, नाम तो ऐसे लिख रहा है राहुल सूर्यवंशी, और आंसर दे रहा है बाबर ने किया था। तो 13वें का जो बी है, डेरियस ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक डेरियस, ईरानों का पहले हुआ था, ठीक है ना, ईरानी शासक डेरियस ने पहले किया था 516 ईसा पूर्व में। एक नोट्स भेजा था, उसको पढ़ लिया करो। और सिकंदर इसके बाद आया था, ठीक है। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? 14, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। सिकंदर यूनान का था, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व, 15वें का ए है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का, अरस्तु का, ठीक है ना, ये ऑप्शन है 16वें का, 16वें का ए, अरस्तु। 17वां, हाइडेस पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, 17वें का डी है, 17वें का डी है। 18वां, सिकंदर के थल सेना का सेनापति कौन था?
सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। चलिए आप बताइए नौसेना का कौन था? सिकंदर का जो थल सेना था वो तो सेलुकस निकेटर था, नौसेना का कौन था? 18वें में थल सेना का सेलुकस है, नौसेना का कौन था? नियारकस। वेरी गुड, नियारकस। ठीक है, सौरभ मिश्रा, नियारकस सही है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन इराक में पड़ता है। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 20वें का सी। 21वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। 22वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराकर उस किससे विवाह कर लिया था? उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। और उसकी पुत्री कौन थी? कार्नेलिया। कार्नेलिया का नाम ही हेलेना है, ध्यान रखिएगा। उसकी जो पुत्री है हेलेना, तो हेलेना का ही नाम कार्नेलिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, हेलेना का नाम ही कार्नेलिया है। ठीक है ना, तो 22वें का ये है। 23वां, सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से राज दहेज में दिए? सब दे दिए थे। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये सब अफगानिस्तान और पंजाब का जो एरिया था उधर, वो वाला पाकिस्तान में। ठीक है, समझ में आया सबको? 23 तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 13 तक एनी प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हो स्टूडेंट, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ की शिक्षा किसने दिया था? ठीक है, तो बताइए कि किसने दिया था। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, भद्रबाहु। करेक्ट आंसर है भद्रबाहु। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? कैसी पुस्तक है स्टूडेंट? राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र कैसी है? राजनीतिक है। 26, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला। किस विधि से हुई थी? संलेखना विधि से हुई थी। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? सॉरी, ये श्रवणगोला केवल लिखा है, तो श्रवणबेलगोला जिसमें लिखा है वो सही होगा। तो श्रवणबेलगोला किसमें लिखा है? ये बी वाले में लिखा है। श्रवणबेलगोला पूरा नाम है श्रवणबेलगोला। ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम है 27वें में, चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। 27वें का ए। 28 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। सी ऑप्शन, बिंदुसार था। 29 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? जयप्रकाश, प्रियंका डी दे रही है आंसर, 29 का डी। अंजीर और मीठी शराब, सौरभ डी। हम 29 नंबर क्वेश्चन पे हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पे हैं। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? 29 नंबर क्वेश्चन। महिमा डी, अभिषेक डी, आशीष भी डी। चलो ठीक, बिल्कुल सही है। अंजीर और मीठी शराब। वैसे इसने 3 चीजें मांगी थी, लेकिन तीसरा इसको नहीं मिला। कौन सा? तीसरा इसको नहीं मिला था, दार्शनिक नहीं मिला था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कौन सा है? बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? बताइए। 30। बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। सुसीम, सी ऑप्शन, सुसीम को भेजा था। जो उसका बड़ा भाई था सुसीम, सुसीम को भेजा था। लेकिन क्या उसको दबा पाया? नहीं दबा पाया था। फिर बाद में अशोक गया था, लेकिन बिंदुसार ने अशोक को नहीं भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को नहीं भेजा था, बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर की, श्रीनगर की स्थापना की थी। ए ऑप्शन, श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। 32, अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो आपको पता है कि गद्दी पे वो 273 में बैठा था, लेकिन इसने
जो अपना राज्याभिषेक करवाया है वो आपका 269 में करवाया है, मतलब ये आपका डी ऑप्शन है, 269 डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। 33, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 33 का आंसर है 8वें वर्ष किया था। क्यों? आपको याद होगा 261 में किया था आक्रमण, है ना, और ये राज्याभिषेक 269 में हो गया था, तो फिर 8वें वर्ष किया था इसमें, है ना। 34, किससे आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस आक्रमण के बाद? कलिंग आक्रमण के बाद। कलिंग के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 34 का डी। 35, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिला था? तो अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किसने दी थी? तो प्रेरणा दी थी निग्रोथ ने, सी ऑप्शन, निग्रोथ ने। ठीक है, लेकिन जो दीक्षित किया था वो किया था उपगुप्त ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? देखो आ गया, बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया था। तो प्रेरणा जो मिली थी वो मिली थी किससे? निग्रोथ से, जो उसके भाई का ही, सुसीम का ही लड़का था। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण करवाई थी, दी थी, वो उपगुप्त थे। अच्छा, 37, अशोक का रानी का शिलालेख कहाँ मिला है या किसे कहा जाता है? तो प्रयाग के पास जो कौशाम्बी है वहीं पर आपका मिला है रानी का शिलालेख, जिसमें हमको ये बताया गया है कि वो सोने का बहुत दान करती थी और अकाल के समय इन्होंने बहुत हेल्प की थी। और कौन सी रानी का मिलता है? तो कारुवाकी का मिलता है। किसका मिलता है? कारुवाकी का, है ना, अशोक की पत्नी जो है कारुवाकी, ध्यान रखिएगा, कारुवाकी, उन्हीं का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौरिया अरेराज कहाँ है? 28 नंबर क्वेश्चन, लौरिया अरेराज कहाँ है? आपको हमने बताया था 3 नाम, ठीक है ना, 38 में। चंपारण, अगर याद आया हो, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, तीनों कहाँ थे? चंपारण में। अशोक को शिलालेख की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, अशोक ने बड़े स्तर पे शिलालेख लिखवाए, लेकिन ये किससे इसने सीखा? ये डेरियस ये लोग यूज करते थे, तो यही इसी से इससे प्रेरणा ली थी। डेरियस यूज करता था शिलालेख लिखवाना, तो डेरियस से इसने लिया था शिलालेख लिखने की। ठीक है, तो 39 का हो गया बी ऑप्शन। 40, अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का अभिलेख 4 लिपियों में लिखा गया है। कितने में? 4, है ना। चारों नाम आपको याद होंगे, ब्राह्मी में लिखा गया है, खरोष्ठी में, आरेमाइक और ग्रीक लिपि में। तो 4 लिपि में लिखा गया है अशोक का अभिलेख। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? 41, अशोक के अधिकांश शिलालेख में अपना नाम क्या लिखा है? बताइए। 41, अशोक के अधिकतर शिलालेख में क्या नाम मिलता है? बोलिए जल्दी, 41 का आंसर कौन सा नाम मिलता है? देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, सी ऑप्शन, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, करेक्ट, सबने सही आंसर दिया। 42, रजनी कुशवाहा भी सी ऑप्शन, रिंकी भी, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, सृष्टि 42 का डी। अरे 41 का पूछे थे, 41 का सी था ना। चलो 42 में आते हैं। मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो आप जानते होंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी आपकी? कृषि, पशुपालन, कारखाना। तो वैसे तो देखे तो कृषि मेन था, वैसे देखे तो कृषि मेन था, लेकिन यहाँ पे आप पशुपालन और कारखाना, उद्योग नहीं, यहाँ पे कृषि करो। ठीक है, कृषि मेन था। ठीक है, कृषि ही मेन था इनका, ये ऑप्शन रहेगा, कृषि मेन था इनका। ठीक है, मौर्य काल में 43, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? आप लोग बताइए, 43 का आंसर आप लोग देंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था या कहाँ था? श्रुति सिंह कह रही हैं तक्षशिला था, विनय कह रहे हैं तक्षशिला था, राहुल भी कह रहे हैं तक्षशिला था, अभिषेक नालंदा बता रहे हैं, इरफान तक्षशिला बता रहे हैं, कीर्ति तक्षशिला, अनंत उपाध्याय दोनों अलग अलग है क्या? तक्षशिला ठीक है, नालंदा बहुत पहले का है। ठीक है, नालंदा एक्चुअल में जब मौर्य काल है तो मौर्य काल में, असल में जब मौर्य काल है उस समय का तक्षशिला ही है। ठीक है ना,
मौर्य काल का जो है वो तक्षशिला है, ध्यान रखिएगा, नालंदा नहीं है। नालंदा तो अभी आएगा। तो तक्षशिला है। मौर्य काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन है आपका? तक्षशिला है, जहाँ पे आचार्य चाणक्य थे। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमात्य, शीताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष और सन्निधाता, मिलाइए जरा, देखिए हम मिला देते हैं। अमात्य जो हैं वो प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य प्रधानमंत्री हैं, तो ए का 2 है। ठीक है, अमात्य जो है वो प्रधानमंत्री हैं। शीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था, शीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था, तो बी का 1 है, शीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था। ठीक है। मुद्राध्यक्ष क्या देखेगा? मुद्रा विभाग। और सन्निधाता क्या देखेगा? अर्थ। तो सी जो है, सी का कौन हो गया? 4। और डी का क्या हो गया आपका? डी का 3। ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। ए का 2 है, बी का 4 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। याद हो गया सबको ये? तो अमात्य क्या है? अमात्य प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। शीताध्यक्ष क्या है? कृषि विभाग को देखते थे। मुद्राध्यक्ष कौन है? मुद्रा विभाग है। और सन्निधाता ये राजस्व देखता था, तो राजस्व का मतलब सीधा सीधा पूरा अर्थ विभाग था इसके पास से। काफी बड़ी पदवी थी सन्निधाता की, जो राजकोष वगैरह देखा करते थे लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में स्टूडेंट, लड़की, लड़की कहाँ लिखा है इसमें? लकड़ी। देखो कोई लड़की भी लिख के भेजा है, कुछ लोग पत्थर लिखे हैं, वो टाइपिंग हो गया होगा, लकड़ी की जगह लड़की लिख दिया है। ठीक है। मौर्य काल के भवन किससे बने थे? लकड़ी के बने थे, लकड़ी के। देखो अगर याद हो ना, तो एक जगह है नोट्स में, हमने बताया भी था उस समय, कुम्भहार, पाटलिपुत्र में था ना कुम्भहार जगह, कुम्भहार है ना, जहाँ पे महल मिले हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल के हैं उसके अवशेष मिले हुए हैं कुम्भहार जगह में, जो इसका लकड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची स्तूप है। ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, दतिया क्षेत्र में, तो एमपी के दतिया में ये पड़ता है। ठीक है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा? 47। चलिए बताइए, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा? ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा, 11वें में या 12वें में? रफिया 11वां, शुभम 47 का ये दे रहे हो 12वां, आकाश का 11वां, अदिति 11वां, अच्छा, रजनी 11। ठीक, मोस्टली स्टूडेंट 11 कह रहे हैं। जो 11 कह रहे हैं वो सही है, जो 11 कह रहे हैं वो सही है, 11वें में बताया गया। 48, गोप कितने गांव के मालिक होते थे? असल में गोप 10 गांव के मालिक होते थे। तो मौर्य काल में एक शब्द यूज होता था आपका गोप, तो गोप शब्द होता था, जो 10 गांव के मालिक होते थे उन्हें गोप कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गोप जो थे वो 10 गांव के मालिक होते थे। चलिए अगला देखिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? रंजना कह रही है 27 का डी होगा। 27 कहाँ पहुंच गए? अच्छा हाँ, ठीक है, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, दोनों नाम लिखे हुए हैं ना। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो जब दोनों ऑप्शन है, हमने केवल एक ही उसमें ऑप्शन देखा। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा, सी डी वाला, क्योंकि दोनों नाम है ना उनके, तो ए और सी दिया हुआ ना। तो स्टार्टिंग में केवल विष्णुगुप्त दिखा, इसलिए आगे बढ़ गए थे। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम है उनके, चाणक्य के दोनों नाम है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। तो डी का ए और सी है, दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है, ये ध्यान नहीं दिया।
देखिए इसमें ए और सी भी लिखा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए जल्दी से। है इसमें कोई नाम 49 में? यस, डी है, बृहद्रथ था, बृहद्रथ। 50 नंबर, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश, बताइए जल्दी से स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50, मगध पे शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश जो मगध का नहीं था, बाहर से था, है ना। साक्षी ने आंसर दिया डी, ठीक है, शुंग था, ठीक है, सही है बिल्कुल। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, वेरी गुड। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? 51 पुष्यमित्र शुंग, 51 का ए, वेरी गुड, सबने अच्छा दिया। लड़कियां जल्दी आंसर दे रही हैं, लड़के टाइप ही नहीं करते हैं, सब खाली भगवान की कहानी सुन रहे हैं। लड़कियां ठीक हैं, कम से कम लिख तो रहे हैं कुछ। 52, पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तथा भरहुत के स्तूप की खिड़कियों को करवाया था। देखो ये वही आ गया कि पुष्यमित्र शुंग ने जब इसका निर्माण करवाया, निर्माण तो नहीं कहेंगे, पुनर्निर्माण जब करवाया था तो क्या किया था? तो आपको याद होगा कि जो सांची का स्तूप है उसको इसने किससे करवाया था? तांबे से। और जो भरहुत था उसको पत्थर से। इसका मतलब ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी, ठीक है। तो 52 का आंसर है बी, ठीक है। दुर्गेश ने आंसर दे दिया, चलो आंसर आया, है ना। विनय ने भी आंसर दिया, शिवराम ने भी आंसर दिया, वाह, अब सब टाइप करते जा रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। 53, पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए? प्रियंका बोल रही हैं 2 बार आक्रमण हुए, वेरी गुड। रफिया कह रही है 3 बार आक्रमण हुआ, वाह। तीसरा बता दो जरा रफिया, किसने किया था आक्रमण? है तीसरा तुम बताओ कौन सा किए थे? अंजना कह रही है 4 बार हुआ था। अरे तुम लोग ना अभी आज ही क्लास में पढ़ाए हैं, हैं। सृष्टि कह रही है 2, दुर्गेश 2, रफिया मिस टाइपिंग, हाँ ठीक, आकाश 2, अभिषेक 2, करेक्ट आंसर 2 बार। पुष्यमित्र शुंग पर 2 बार आक्रमण हुए थे, दोनों यवन आक्रमण हुए थे। एक जो था डेमेट्रियस ने किया था, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस ने किया था। दूसरा किसने किया था? मिनांडर ने किया था। दूसरा किसने किया था? मिनांडर ने, याद आया? पहला डेमेट्रियस ने किया था, दूसरा मिनांडर ने किया था। तो 2 लोगों ने आक्रमण किया था। मिनांडर वही तो है जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा। 54, मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने धर्म की शिक्षा दी थी? तो मिनांडर, श्रुति कह रही है नागसेन ने दी थी, अच्छा। आशा कह रही है अमर्त्य सेन। अरे तुम लोग कैसे आंसर देते हो, अभी आज की क्लास का है। कोई कह रहा है भद्रसेन, मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था? नागसेन ने दिया था, नागसेन ने, ठीक है, नागसेन ने दिया था शिक्षा, नागसेन ने दिया था। 55, पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 55 का शी, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए 56, भागवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन सा आया था? होलियोडोरस आया था, बी ऑप्शन, हेलियोडोरस आया था, हेलियोडोरस आया था, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? 57, जिसकी हत्या वासुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा, बताया अभी हमने, है ना। विनय कह रहे हैं सी, देवभूति, सी वाला ऑप्शन, देवभूति था जिसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था, विदिशा को बनाया था, विदिशा को, ठीक है। ओके, 58 का डी है। कण्व सृष्टि, विदिशा, अंजना, विदिशा, ठीक है।
कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री शिमुख ने कर दिया? देखो, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर दी है, ये कण्व वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा, और इसी की हत्या करेगा शिमुख। शिमुख जो उसका मंत्री है, इसकी हत्या कर देगा शिमुख, और इसी की हत्या के साथ कण्व वंश खत्म हो जाएगा। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है, जिसकी हत्या शिमुख कर देगा, और फिर नया वंश आएगा सातवाहन काल। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है क्या आपका, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती। 59 में हमने देखा कि सुशर्मा था, ठीक है, लास्ट शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा को किसने मार दिया था? वासुदेव, सॉरी, शिमुख ने। तो अगर आप पूछेगा तो कण्व वंश के बाद कौन आएगा? सातवाहन वंश आएगा। तो अगर क्वेश्चन कहेगा कि भाई सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये जो हत्या करेगा वही संस्थापक हो जाएगा, इसका मतलब शिमुख हो जाएगा इसका संस्थापक। समझ गए सब लोग? तो यहाँ तक 60 क्वेश्चन जो है ये आपके यहाँ तक होते हैं, जो आपके हम लोगों ने मौर्य वंश से लेकर के, महाजनपद से लेकर के आपका हमने देखा कण्व वंश तक। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद सातवाहन वंश शुरू होगा, तब जाके चीजें होंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जरा 2 मिनट के लिए वीडियो ओपन करो सब लोग, अब क्लास अब खत्म की जाए। हाँ ठीक, तो कल आप लोगों का क्या होगा? टेस्ट होगा, और टेस्ट में क्या आएगा आपका? बौद्ध और जैन धर्म। जो बौद्ध और जैन धर्म है, क्योंकि पीछे के 3 चैप्टर आपके हो चुके थे, उसका टेस्ट लिया जा चुका है। कल का जो टेस्ट होगा वो आपका बौद्ध और जैन धर्म, जितना पढ़ाया है उसके बाहर कुछ नहीं है, आपको केवल रिवाइज करना है। रिवाइज करके आप पेपर दे दीजिए। 45 के नीचे किसी का नहीं आना चाहिए। इस बार हम पूरा देखेंगे, समझ लेना, ठीक है। और इस तरह से पेपर नहीं करना है 1 मिनट में पेपर सॉल्व, नहीं, समझ लेना, फिर अगली बार देने भी नहीं देंगे। भैया 1 मिनट और 2 मिनट में पेपर पढ़ नहीं पाएगा कोई, ठीक है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। 50 क्वेश्चन पढ़ने में भी समय लगता है ना। तो ऐसा लगता है जैसे ऑप्शन रट के बैठे हैं, पहला ABC, करते जा रहे करते जा करते 2 मिनट में पेपर सॉल्व। अरे हमने कहा यार नकल करो, थोड़ा दिमाग से करो। हाँ हाँ, आता है तो कोई बात नहीं है, आती है तो वेरी गुड, हमें कम से कम समय लगाना ही है, मतलब कम से कम। लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि अभी तुम पहली बार पढ़ ही रहे हो, है ना। और पहली बार पढ़ने वाला सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, कल रहेगा आपका ये। चलिए, हसीन मसुक शाह, जल्दी जल्दी, ठीक है। हसीन मसुक शाह, याद हो गया? हसीन मसुक शाह, तो अब ये कोई मासूका नहीं है, बस वो नाम है हसीन मसुक शाह, ठीक है। तो हा से कौन बनता है? हर्यक। क्या डाउट है? किसको डाउट है भैया? सर जी डाउट है, हाँ पूछो जरा, क्या डाउट है, जल्दी पूछो, डाउट पूछो क्या है। सर कुछ ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। हाँ तो रिवाइज करना होगा। अरे यार, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तुम अंदाजा लगाओ, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो एक अंदाजा लगाए, बताओ हमने एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ा होगा, तुम अपने अंदाजे से बताओ। पुष्यभूति वंश को हमने कितनी बार पढ़ा होगा? पुष्यभूति वंश को हम कम से कम 12 बार पढ़े हैं, 12 टाइम्स, केवल आपके इस छोटे से टॉपिक को। पुष्यभूति वंश को हमने 12 बार पढ़ा है। हिस्ट्री की किताब हम 5 बार पढ़ चुके हैं, पूरी पूरी की पूरी किताब रिवाइज कर चुके हैं 5 टाइम्स। तुम क्या सोच रहे हो कि सर पीछे का भूलता जा, तुम सोच रहे हो कि हमने एक क्लास में 1 घंटे ले ली, तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्या हिस्ट्री? अरे कसम से तुमको इसको रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। हिस्ट्री इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो, कनेक्ट करके पढ़ना होगा। आपको लग रहा है ना कि हम बताते जा रहे हैं। एक एक टॉपिक को 10 से ज्यादा बार पढ़ा गया है। आप इस छोटे से टॉपिक को, पूरी कहानी पढ़ी गई है,
पुष्यभूति वंश को कम से कम 12 बार हमने रिवाइज किया है, पूरी स्टोरी पढ़ी है इनकी, किताब से पढ़ा हुआ है, एमसीक्यू लगाए हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है तुमको कि हमने सोचा कि 10 मिनट में हमने ये पूरी चीज समझाई है तुम्हारे, इतना में तुम सोचो कि हमको आ जाएगा। ये एक आइडिया है जिसको आपको समझना है कि पढ़ना क्या है। आपको ये मिल गया कि अगर हम किताब उठाएंगे तो मुझे उसमें याद क्या करना है, नहीं तो तुम पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। तो अब जो ये आइडिया दिया है कि पुष्यभूति ये जो है पुष्यभूति आ जाता है बार बार, पुष्यमित्र शुंग, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये पुष्यमित्र शुंग कौन है, किताब उठाओगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे एमसीक्यू बनता है। बात समझ में आई? तो इसको रिवाइज करना होगा, इसको पढ़िए, समय निकालिए और कोई ना कोई किताब लीजिए। नोट्स ठीक है, कोई एक किताब लेनी होगी हिस्ट्री की, समझ गया, बिना किताब के नहीं होगा, उस किताब को पढ़ना होगा। आप पहले ये जो क्लास में चलता है इसको स्टडी किया जाता है, एमसीक्यू लगाए जाते हैं, फिर इसके बाद किताब पढ़ी जाती है। इतना पढ़ने के बाद आपको एक किताब पढ़नी होगी उसी टॉपिक को किताब से, फिर वापस एमसीक्यू लगाओगे। कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता है ना, कंपटीशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझिए। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अगर आप हम क्लास में भी होते हैं ना, बोर्ड पर भी, तो उस समय भी आपको केवल क्लास भर में ही समझ में आता, वहां उतना घर जाके फिर वो गायब हो जाता अगर आप रिवाइज नहीं करते। तो 3 प्रकार की चीजें हैं, तभी ध्यान रखिएगा। क्लास में जब वो क्लास खत्म होती है, अगर समय मिल सके कोई एक किताब लीजिए, पहले तो इसका एमसीक्यू लगाइए, उसके एमसीक्यू के बाद आपके बहुत सारे नहीं बनेंगे तो वापस किताब पढ़ी जाती है, फिर किताब से देखा जाता है कि क्या क्या चीजें, फिर एमसीक्यू लगाया जाता है। कोई भी पढ़ सकते हो, लूसेंट ले सकते हो, है ना, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है तो फिर आप घटना चक्र लीजिए। थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़नी है तो घटना चक्र आती है, बहुत सिलसिलेवार से क्रम से दिया हुआ है, क्रम से दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन है। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा उसका डिस्क्रिप्शन है नीचे पूरा विधिवत। जैसे सी ऑप्शन है तो उसमें केवल आंसर नहीं है, सी ऑप्शन के बाद उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि ये कनेक्ट करके उसने दे रखा है। तो आप लोग के लिए बेस्ट घटना चक्र टाइप की बुक रहेगी जिसमें आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है हर ऑप्शन वाइज, ठीक है ना। और नहीं ले सकते हो तो फिर लूसेंट ले लो, लूसेंट भी ठीक है। बस कोई एक किताब रखनी होगी, बिना किताब के नहीं होगा, कोई एक बुक आपको हिस्ट्री की रखनी होगी, ठीक है, और उसको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये क्लास हेल्प करती है स्टूडेंट, क्लास एक आइडिया देता है जिससे हमें पढ़ना क्या होता है, नहीं तो हिस्ट्री तैयार नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री बहुत विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, डाउट समझ में आया सभी को जिन्होंने डाउट पूछा है ना। तो ले लो, चाहे तो आप घटना चक्र ले लो, दोनों बेस्ट है ना। घटना चक्र से एक फायदा होगा कि आप जो थोड़े अच्छे पेपर देना चाहेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जैसे स्टेट लेवल के सारे इंक्लूड है उसमें, झारखंड है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, लगभग सबका इंक्लूड किया हुआ है। तो तुम्हें लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन वगैरह का, ठीक है ना। कह तो रहे लूसेंट के अलावा घटना चक्र ले लो, बोल तो रहे हैं, घटना चक्र ठीक है पुस्तक। और अगर और कुछ कर सकते हो, इकट्ठा बहुत ज्यादा करना है तो फिर आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप लोग किरण पब्लिकेशन ले लो, ठीक है। ये घटना चक्र वगैरह मत लो, आप लोग किरण पब्लिकेशन ले लो। देखो किरण पब्लिकेशन से एक फायदा होगा, इसमें जो क्वेश्चन है वो एसएससी लेवल के हैं, एसएससी लेवल के हैं असल में। उसमें सीजीएल का है, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है ना, सीपीओ वगैरह के क्वेश्चन है, तो सब एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। और पेपर आपका एसएससी, तो ठीक है आप लोग किरण पब्लिकेशन ले लो, लेकिन है बहुत क्वेश्चन है उसमें, मतलब बहुत मोटी पुस्तक है, हमें लगता है 450 के आसपास की आएगी वो, 450 या 500 के आसपास आएगा वो किरण पब्लिकेशन, ठीक है। घटना चक्र लोगे तो हमें लगता है 300 के आसपास आ जाएगा, लूसेंट जो भी आती हो, ठीक है। तो आप 3 पुस्तक हमने बता दी है, अपना देख लेना जो भी है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो आप सीधा सीधा किरण पब्लिकेशन ले सकते हो, हर चैप्टर में उसने बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। तो टेस्ट जो है आपका वो कल है, देखिएगा, अगर हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली तैयार रहिएगा, हम अपलोड करवा देंगे। अगर नहीं हो पाएगा, मान लो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो फिर अगले दिन के लिए होगा, लेकिन तैयार रहना, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, खत्म करें इसको, क्लास को। ओके, तो आज हमने कौन सा वंश पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है पुष्यमित्र शुंग। देखो बार बार स्टूडेंट पुष्यभूति आ रहा था क्योंकि नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, वो पुष्यभूति नहीं है, वो पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यभूति वो बहुत आगे जाएगा अभी। तो पुष्यमित्र शुंग है, ये याद रखेगा। और इनका पुत्र कौन है? अग्निमित्र शुंग। तो शुंग वंश है,
तो शुंग जिसके लास्ट में आएगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं, शुंग वंश, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, जो प्रेम कहानी है वो मालविका और किसकी है, अग्निमित्र की है, ठीक है ना। तो इन दोनों की क्या लिखी गई है, मालविका अग्निमित्रम लिखी गई है। और कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। पुरोहित कौन थे इनके, पुरोहित थे इनके पतंजलि, ठीक है। कौन थे पुरोहित, पतंजलि थे पुरोहित। अच्छा, कौन सी 4 मेन पुस्तकें लिखी गई, जातक, अष्टाध्यायी, है ना, महाभाष्य, और कौन सा लिखा गया था, 4th बताइए, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, मनुस्मृति, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने, विदिशा बनाई थी। अंतिम शासक कौन था, भागभद्र या भागवत, ठीक है। कौन था जो इसके दरबार में आया था, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है। कौन सा धर्म अपना लिया था, भागवत धर्म अपना लिया। एक स्तंभ बनवाया था, कौन सा, गरुड़ स्तंभ, कहां पर, विदिशा में। 2 यवन आक्रमण हुए थे किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 यवन आक्रमण हुए थे। पहला कौन, डेमेट्रियस का, दूसरा किसका, दूसरा किसका, एक पहला तो डेमेट्रियस हुआ था, दूसरा किसका हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाम, मिनांडर का, ठीक है। मिनांडर और नागसेन, नागसेन के संपर्क में आके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इन दोनों का जो प्रश्न उत्तर है वो एक पुस्तक में लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है आपका कौन सा, मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे सातवाहन काल, ठीक है। ये जो पढ़ाया है इसको रिवाइज करना है अपने नोट्स से, ये हम अभी शेयर कर देंगे। वैसे नोट आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड हो गया है। आपकी एक सबसे बड़ी कमी है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। अब समय न मिलता हो या जो भी हो, देखो याद नहीं होगा स्टूडेंट, है ना, रिवाइज नहीं करोगे नहीं याद होगा, हम सच बता रहे हैं। आपको जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना होगा, नाम याद नहीं होंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है, आगे चल के मिनांडर याद ही नहीं आएगा, मिनांडर कौन था, हेलियोडोरस बोल ही नहीं पाओगे हेलियोडोरस कौन है, ठीक है ना। तो जब वो रिवाइज नहीं करोगे तो याद ही नहीं आएंगे नाम। तो ध्यान रखिएगा, रिवाइज के बिना कुछ नहीं बनेगा। चलिए आज खत्म करते हैं, अब हो गया क्लास कंप्लीट। तो अब हम लोग का जल्दी जल्दी खत्म होगा। अब छोटे छोटे वन से एक बड़ा आएगा, केवल केवल गुप्त काल आएगा, बस गुप्त काल है जिसमें समय लगेगा, नहीं तो बाकी सब छोटे छोटे टाइप के हैं, 5-5, 10-10 मिनट के हैं, ठीक है। चलो ओवर, खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, टाइम थोड़ा निकाल करके रिवाइज करने का कोशिश करिए, है ना।